पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं कि मुझे इस धर्म को, चूंकि इस धर्म से नफरत है इसलिए उस धर्म की लड़कियों के साथ बलात्कार करना है। 32 साल के बाद सजा हुई है। क्यों 32 साल के बाद हुई? क्योंकि हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। हमारा ये मानना है 10वीं तक न कोई विदेशी भाषा पढ़ाई जाए, 10वीं तक न कोई विदेशी किताब पढ़ाई जाए, न 10वीं तक न किसी विदेशी मजहब के बारे में पढ़ाया जाए। 10वीं तक केवल और केवल ऋषियों महर्षियों के बारे में पढ़ाया जाए, हमारे जो महान पूर्वज थे उनके बारे में पढ़ाया जाए। बंगाल में जो हुआ है ना, आजादी के इतिहास में कभी आज तक कभी हुआ नहीं। जजों की मनमानी न चले, जज भी अकाउंटेबल हो, जज भी रिस्पॉन्सिबल हो, केवल तारीख पे तारीख न दें बल्कि फटाफट मुकदमों का डिसीजन दें, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं इनको सब पता है, जजों को रिजाइन करवाया जा रहा है, ठीक है, कलेक्टर कप्तान रिजाइन कर रहे हैं, और किस आधार पे? मजहब के आधार पे। मजहब नहीं सिखाता पसंद डायरेक्टर। पूरी दुनिया में जो झगड़ा है वो मजहब का ही चल रहा है। मजहब ही बैर सिखाता है, मजहब ही नफरत सिखाता है। पर मैं हूं आपके साथ रोहित, और आज देश में चल रही तमाम खबरों को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। दरअसल एक तरफ बंगाल धधक रहा है, लोग सड़कों पर हैं क्योंकि डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए ममता सरकार से लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं अजमेर से एक ऐसा मामला जो कि पिछले 32 साल से चल रहा था, उसमें न्याय मिला। हालांकि देर से जब न्याय मिलता है तो कहा जाता है कि वो न्याय नहीं होता। उस पर भी चर्चा होगी। साथ में हिंदुओं के साथ किस तरीके से अभी भी लगातार अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, और अब हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो इस्लाम धर्म कबूलें। उन्हें कलमा पढ़वाया जा रहा है बंदूक की नोक पर, और भारत सरकार क्या कुछ कर रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं अजमेर से शुरू करूंगा। अजमेर फाइल्स फिल्म आई तब शायद लोगों को जानकारी हुई कि ऐसा कुछ हुआ था। 100 लड़कियों का फोटो खींच ली जाती, वीडियो बना ली जाती है, और 32 साल बाद न्याय मिलता है। वो एक कहावत है कि देरी से मिला न्याय अन्याय होता है। नहीं, इसमें देरी से भी न्याय मिला है, और इनफैक्ट जो अपराध था उसके हिसाब से सजा भी नहीं हुई है। ये 1990 में जब राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ, 1992 में पीक पे आया। पूरे देश में 1990 में कार सेवा होती थी, लोग घूमते थे, जय श्री राम के नारे लगाते थे, जगह जगह विश्व हिंदू परिषद बाइक रैली निकालता था, सब कुछ निकाल रहा था। ये कहीं ना कहीं 1990 में जो राम मंदिर मूवमेंट पीक पे आया, उसको बदला लेने के लिए किया गया। मैं क्यों कह रहा हूं बदला लेने के लिए किया गया? सारे बलात्कारी एक मजहब के और सारी लड़कियां हिंदू। अजमेर के टॉप क्लास के कॉलेज से ये हो रहा था। 100 से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार हुआ, और वो सारी की सारी बच्चियां या तो ब्राह्मण, या तो क्षत्रिय, और या तो वैश्य परिवार की, माहेश्वरी, अग्रवाल, जैन, ऐसे। अगर कोई आदमी वास्तव में रेपिस्ट होगा तो वो धर्म देख के बलात्कार नहीं करेगा। अगर वो रेपिस्ट होगा तो उसको जो लड़की मिल जाएगी उसी से रेप करेगा। अगर सीरियल रेपिस्ट होगा, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, तो वो थोड़ी देखेगा कि अच्छा ये लड़की हिंदू है कि मुस्लिम। उसको तो जो लड़की मिल जाएगी, जैसे मिल जाएगी, उसी से बलात्कार करेगा। वो प्लान्ड वे में एक एक करके केवल हिंदू बच्चियों से बलात्कार नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस मामले में जो सजा हुई है वो बलात्कार की हुई है। लेकिन बलात्कार की मंशा क्या थी, बलात्कार का इंटेंशन क्या था, उस पर सजा नहीं हुई, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि हम मंशा के ऊपर सवाल खड़ा कर सकें। अमेरिका में है। अमेरिका में मर्डर हुआ और मर्डर किस मंशा से हुआ, दोनों के लिए अलग अलग सजा होती है। बलात्कार हुआ, बलात्कार किस मंशा से हुआ, उसके लिए अलग अलग सजा है। इनफैक्ट अमेरिका में तो मर्डर अलग होता है, बुचरिंग अलग होता है, मैनस्लॉटर अलग होता है, हेट क्राइम अलग होता है, जेनोसाइड अलग होता है, सबके अलग अलग सजा होती है। ऐसे बलात्कार में भी हुआ। यहां पे हमारे देश में दुर्भाग्य है, मर्डर की एक धारा है, कैसे भी मर्डर कर दो, किस मंशा से मर्डर कर दो, सजा वही है। और वही हालत बलात्कार में है कि आप बलात्कार कर रहे हैं, या आप पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं कि मुझे इस धर्म को, चूंकि इस धर्म से नफरत है इसलिए उस धर्म की लड़कियों के साथ बलात्कार करना है। ऐसा हमारे पास कोई है ही नहीं है। 32 साल के बाद सजा हुई है। क्यों 32 साल के बाद हुई? क्योंकि हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। 32 साल इसलिए लग गया
हमारे देश में पुलिस चार्टर नहीं है कि आपको 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। हमारे देश में जुडिशियल चार्टर नहीं है कि आपको साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है। 32 साल इसलिए चला क्योंकि झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, झूठा कागज बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध नहीं है, चीटिंग कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, फोर्जरी कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, पर्जरी कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है। तो ये जो बलात्कारी थे, इन्होंने उसका फायदा उठाया, झूठे कागज तैयार कराते रहे, झूठे गवाह इकट्ठे करते रहे, झूठे और डॉक्यूमेंट बनवाते रहे, झूठे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते रहे। इतना करते 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 उन्होंने 32 साल खींच दिया। अब 32 साल में अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हुई, अभी मामला हाई कोर्ट जाएगा, 10 साल वहां भी चलेगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, 10 साल वहां, तो 32 10 42 10 52 साल अभी चलेगा। मेरा ये मामला, ये जो हुआ था, ये बलात्कार नहीं, जिहाद था। ये बलात्कार नहीं था। बलात्कार में तो बलात्कारी लड़की की जाति नहीं देखता, लड़की का धर्म नहीं देखता। यहां पे बाकायदा लड़की की जाति भी देखी गई थी, लड़की का धर्म भी देखा गया था, और जाति और धर्म के आधार पे बलात्कार हुआ था। ये दिखाने के लिए कि तुम राम मंदिर के लिए मूवमेंट चला रहे हो, हम तुम्हारी बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में सवाल ये उठता है सुनी जी कि ऐसा सरकारों को क्या करना चाहिए कि जो बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश से ऐसी घटनाएं आए, अभी बदलापुर से ऐसी, महाराष्ट्र से घटना हुई, देहरादून से ऐसी घटना आई जहां पर 2-2 4-4 साल की बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। सरकारें ऐसा क्या करें, कानून ऐसा क्या है कि ये घटनाएं अब बंद हो जाए? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अध्याय 16 में कि मनुष्य 2 प्रकार का होता है, देवता और राक्षस, असुर, देव दानव। बाकी मजहब वजहब तो सब बाद में बने हैं ना, उससे पहले भगवान कृष्ण कह चुके हैं। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि आदमी में 3 गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सतोगुण ज्यादा होगा, रजोगुण ज्यादा होगा, तमोगुण ज्यादा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बचपन में उसकी परवरिश कैसी होती है बच्चे की। जब वो पेट में होता है तो माँ क्या खाती है, क्या सुनती है, क्या देखती है, क्या पढ़ती है, और जब बच्चा पेट के बाहर आ जाता है तो बच्चा क्या खाता है, क्या आंखों से देखता है, कैसी किताब पढ़ता है, कैसे गाने सुनता है, क्या करता है। अश्लीलता नियंत्रण के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया। जो हमारे 16 संस्कार हुआ करते थे, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसके लिए किताब भी लिखी है बाकायदा, 16 संस्कार, वो 16 संस्कार का पालन नहीं हो रहा, स्कूलों में उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है। अभी भी जो मुगलों ने मुगलिया स्कूल शुरू किए थे, वो संख्या उनकी बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो चुकी है। जो मैकाले ने स्कूल शुरू किए, मिशनरी स्कूल शुरू किए, सीबीएसई बोर्ड 1926 में शुरू हुआ था आई थिंक, वो चलता जा रहा है। अंग्रेजी बढ़ते बढ़ते, जो पहले अंग्रेजी 9वीं से शुरू होती थी, वो 6वीं शुरू हुई, आते आते पहले शुरू हो चुकी है। एक बात याद रखिएगा, अंग्रेजी का प्रभाव जितना बढ़ेगा, अश्लीलता उतनी बढ़ेगी। संस्कृत भाषा जितनी मजबूत होगी, भारत की संस्कृति उतनी मजबूत हो जाएगी। एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। हमने देख लिया मैकाले, मिशनरी और मदरसे के एजुकेशन सिस्टम का दुष्परिणाम जो दिख रहा है सामने सामने, कि पिता बेटी से बलात्कार कर रहा है, भाई बहन से बलात्कार कर रहा है, 2-2 साल की बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। इसका एक ही समाधान है, भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, समान शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। और भारत का संविधान ये कहता भी है, भारत का संविधान ये कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होगा, 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा। जब एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, पूरे देश की रेल चल सकती है, बड़ौदा हाउस में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल भी चल सकते हैं। अगर जीएसटी में 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, तो 1 नेशन 1 सिलेबस भी हो सकता है। बड़ी सीधी सी बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, ये इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनका तो पूरे देश का सिलेबस एक हो सकता है। हमारा ये मानना है 10वीं तक न कोई विदेशी भाषा पढ़ाई जाए, 10वीं तक न कोई विदेशी किताब पढ़ाई जाए, न 10वीं तक न किसी विदेशी मजहब के बारे में पढ़ाया जाए। 10वीं तक केवल और केवल ऋषियों महर्षियों के बारे में पढ़ाया जाए, हमारे जो महान पूर्वज थे उनके बारे में पढ़ाया जाए, हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए, योग विज्ञान पढ़ाया जाए, आहार विज्ञान पढ़ाया जाए, अष्टांग योग सिखाया जाए, इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करना है उसको सिखाया जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे,
और हम केवल और केवल इस मदरसा एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और मिशनरी एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और मैकाले एजुकेशन को बढ़ाएंगे, न हत्या कम होगी न बलात्कार कम होगा। हत्या बलात्कार का एक ही तरीका है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश हमारे पास दोनों नहीं है। शिक्षा में संस्कार मैंने आपको पहले बता दिया, बिल्कुल संस्कार विहीन शिक्षा है। और कानून का खौफ इसलिए नहीं है कि 32 साल के बाद अजमेर में सजा हुई है, वो भी आधी अधूरी। बिल्कुल। तो जब तक हम कठोर दंड व्यवस्था नहीं बनाएंगे, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं करेंगे कि जज के लिए मैंडेटरी हो जाए कि आपको 1 साल के अंदर आपको फैसला देना ही देना है। भाई 1 साल में 52 हफ्ते होते हैं। किसी भी मुकदमे में अगर 2-2 हफ्ते पे डेट लगाई जाए तो 26 डेट पड़ेगी। किसी भी मुकदमे को डिसाइड करने के लिए 26 डेट पर्याप्त होती है। भारत में मुकदमे इसलिए लंबे चलते हैं क्योंकि यहां पे झूठ बोलना अपराध नहीं है। आधे फर्जी मुकदमे चलते हैं। भाई झूठी शिकायत करना हमारे देश में गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफआईआर दर्ज करना गंभीर अपराध नहीं है, पुलिस उसकी झूठी जांच कर दे वो भी कोई गंभीर अपराध नहीं है, जज साहब झूठा फैसला दे दे वो भी कोई गंभीर अपराध नहीं है, कोई झूठी गवाही आके दे दे वो भी गंभीर अपराध नहीं है, कोई जो है वहां पे झूठा एफिडेविट फाइल कर दे वो भी गंभीर अपराध नहीं है। लोग जो अपने आप को बचाने के लिए झूठा आधार बनवा लें, झूठा राशन कार्ड बनवा लें, झूठा वोटर आईडी बनवा लें, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, झूठा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, सब कुछ झूठ बनवा लें, वो भी गंभीर अपराध नहीं है। अभी तो पता चला कि कितने सारे आईएएस बन गए फिजिकल डिसेबिलिटी दिखा के, अपने आप को शारीरिक रूप से वो दिखा के अक्षम दिखा के उन्होंने सर्टिफिकेट बना लिया। कितने सारे लोग ईडब्ल्यूएस का करोड़पति हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना के आईएएस बन रहे हैं। तो जब तक झूठ के खिलाफ गंभीर अपराध नहीं होगी, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी कि आपको 1 महीने के अंदर जांच पूरी नहीं करनी है। जैसे ही हम झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर देंगे ना, सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम। भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा, पिता अपने बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा, दोस्त यार तो छोड़ दीजिए, घर में पति पत्नी अपने पति के लिए झूठी गवाही नहीं करेगी। भैया तुमने अपराध किया, तुम जेल के आ जाओ, मैं झूठी गवाही दूंगी, मुझे 10 साल जेल हो जाएगी। तो झूठी गवाही हमने गंभीर अपराध किया। और ये जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी, इसको जैसे ही हम गंभीर अपराध घोषित कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। 1-1 साल के अंदर आराम से फैसला होगा। अभी जो जज साहब 3-3, 4-4 महीने की तारीख देते हैं, आराम से वो हफ्ते की तारीख देते चले जाएंगे। भारत में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर फैसला होता था। भारत में अगर मुकदमा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था तो जस्टिस विद इन डे हो जाता था, 1 दिन के अंदर फैसला हो जाता था। बहुत सीरियस मुकदमा होता था तो जस्टिस विद इन वीक होता था। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी कभी ऐसा होता था कि वो मुकदमा जस्ट 1 महीने चलता था, उसको कहते थे जस्टिस विद इन मंथ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जस्टिस विद इन आवर कर दो, जस्टिस विद इन डे कर दो, जस्टिस विद इन वीक कर दो, जस्टिस विद इन मंथ, विद इन ईयर। हम कह रहे हैं विद इन ईयर कर दो ना। विद इन ईयर बिल्कुल संभव है, केवल कानूनों को बदलना है। केवल हमें यह देखना है कि सिंगापुर की बेस्ट प्रैक्टिस को उठाना है, अमेरिका की बेस्ट प्रैक्टिस उठाना है। दुर्भाग्य आप देखिए, हमारे देश के नेता, नौकरशाह और जज अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं, रूल नहीं होगा। अपना डाटा सुरक्षित रहे, हमारा कोई डेटा हैक न कर ले, इसके लिए अमेरिका का आईपैड यूज करेंगे, आईफोन यूज करेंगे और वो मैकबुक यूज करेंगे। लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसके लिए अमेरिका का कानून नहीं उठाते। बिल्कुल। ऐसे में आपने कहा कि कठोर कानून और कठोर सजा हो। हालांकि लोकतांत्रिक देश है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब 2 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत होती है या 70 साल की बूढ़ी के साथ घिनौनी हरकत होती है, तब फिर याद आते हैं थोड़ा इस्लामिक कंट्रीज़ के रूल कि शुक्रवार को जुमे की नमाज, उसके बाद सबके सामने चौराहे पर टांग दिया जाता है। बढ़ रहे हैं हम उस तरफ। अगर हम एक तरफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम देख रहे हैं, तो आप उसको इस्लामिक कानून क्यों कहते हो? ये तो भारत का कानून नहीं, इस्लामिक कंट्रीज में मैं कह रहा हूँ अभी चल रहा है। हम कह रहे हैं वो हमारे यहाँ चलता था, हमने छोड़ दिया, उन्होंने उठा लिया। सठे साठ्यम समाचरेत, किसने बोला? विदुर जी ने, महाभारत के समय। भय बिन होय न प्रीत, किसने बोला? भगवान श्री राम ने। बिल्कुल। एक पूर्व इधर जहां पे हिंदी पट्टी में एक कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, ये हमारा ही वाक्य है ना। जिन देशों ने भगवान श्री राम के भय बिन होय न प्रीत को अपना लिया, विदुर जी के सठे साठ्यम समाचर्य सिद्धांत को अपना लिया, कठोर दंड की व्यवस्था किया, फास्ट जस्टिस की व्यवस्था किया, क्विक, फटाफट, वहां देखिए बलात्कार नहीं है, उतना हत्या नहीं है। आप भारत की तुलना दुबई से कर लीजिए। आप कभी दुबई में बताइए जहां 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो,
या 70 साल की 75 साल की बलात्कार हुआ हो। आप दुबई में बताइए कभी निर्भया कांड हुआ हो, या दुबई में बताइए कलकत्ता वाला कांड हुआ हो। दुबई में, मैं सिंगापुर चलो छोड़ देता हूँ, जापान छोड़ देता हूँ। जापान में तो अच्छी बात है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है। सिंगापुर में शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है। मैं तो दुबई की बात कर रहा हूँ, शिक्षा उनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने कानून के खौफ से ही ऐसा रखा हुआ है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। यहाँ दिल्ली में रात को लोग 12 बजे के बाद शॉपिंग करने से डरते हैं, रात को 12 बजे कनॉट प्लेस से बाहर घूमने में डरते हैं। दुबई में रात को 2-3 बजे तक लोग घूमते रहते हैं। क्यों? उसकी जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि कानून में ये नहीं देखना चाहिए कि इस्लामिक देश का कानून है या चाइनीज का कानून है या अमेरिका का कानून। बेहतर जो कानून वो होना चाहिए जो आपके अपराध को खत्म कर दे। जैसे दवाई में ये नहीं दे, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम क्या देखते हैं क्या कि ये दवाई चीन की बनी हुई है कि दुबई की बनी हुई है कि अमेरिका की बनी हुई है? अरे हम वो दवाई खा लेते हैं जिससे बीमारी ठीक हो जाए। ऐसे अपराध खत्म करते समय ये नहीं देखना चाहिए कि कानून दुबई का है कि चीन का है कि बहरीन का है कि अरब का है। अरे भैया, जिस कानून से अपराध खत्म होता है, जिस कानून से अपराधियों में खौफ पैदा होता हो, जिस कानून से भ्रष्टाचारियों में खौफ पैदा होता हो, जिस कानून से घुसपैठ रुकती हो, जिस कानून से धर्मांतरण रुकता हो, जिस कानून से जिहाद रुकता हो, जिस कानून से मजहबी उन्माद रुकता हो, जिस कानून से घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी रुकती हो, हमें वो कानून बनाना चाहिए। वो अरब से हो चाहे सिंगापुर से हो, कहीं से लेना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। अब थोड़ा बंगाल पे बात करते हैं। जिस तरीके से इस वक्त जन सैलाब उमड़ पड़ा है बंगाल की सड़कों पर और लोग ममता के लिए पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं बेटी के लिए। 2012 निर्भया से लेकर 2024 बंगाल में कुछ बदला नहीं इस देश में। अब खुद नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी नियम कानून कुछ ऐसे होने चाहिए कि भैया आपकी जिम्मेदारी अगर आपके राज्य में हुआ है तो 2-4-6 महीने में आप उसको चीज़ों को ठीक करके दीजिए, या कानून पहले से आप अपने राज्यों के लिए इतने ताकतवर बना के रखिए कि ऐसी चीज़ें ना हो। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बंगाल में डॉक्टर बदला, ज्योति बसु जी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे, फिर ममता जी आ गई। बिल्कुल। तो बंगाल में डॉक्टर तो बदले, लेकिन दवाई तो बदली नहीं, नियम कानून तो बदला नहीं। वो कट मनी जो चल रही थी, तोलाबाजी चल रही थी, वो चलती रही। जो पूरा सिस्टम था चलता रहा, खाऊंगा खिलाऊंगा, वो सिस्टम चलता रहा। आप जरा सोचिए कि बंगाल में एक हॉस्पिटल में बलात्कार होता है, मर्डर होता है, और वहां का जो मुखिया है, हॉस्पिटल का हेड, वो आराम से बैठा हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके ऊपर। वो बच्ची जब मर्डर हो रहा होगा चिल्लाई होगी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहां पे लोग कोई सुनने के लिए, और रात को तो वैसे खूब आवाज आती है, खूब आवाज आती है, गूंजती है। पहली बात, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश हुई इसमें। हत्या हो गई, पहला काम, पहली ड्यूटी होती है कि जो समय, जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में अगर हत्या हो जाए तो आपको ये नहीं देखना है कि भैया क्या करना, पहला काम आपको 100 नंबर फोन करना होता है, और ये सब करते हैं। कहीं पे भी आप एक्सीडेंट देखते हो, कहीं मर्डर देखते हो, कहीं स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग देखते हो मोबाइल, तो आदमी क्या करता है, 100 नंबर, 112 नंबर जो आज की डेट में चल रहा है, उसी को फोन करते हैं ना। तो उन डॉक्टरों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? ऊपर से फैमिली को बताया तो देर से, पेरेंट्स आ रहे हैं तो पेरेंट्स को रोक दिया, मिलने नहीं दिया। और सबसे बड़ी आश्चर्य कि जहां पे क्राइम हुआ, भी कॉमन सेंस की बात होती है कि रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है तो लोग उस जगह को घेर लेते हैं, भैया उसके थोड़ा पास मत जाओ, मतलब थोड़ा सुरक्षित कर दो। वहां पे जहां पे रेप एंड मर्डर हुआ, वहां पे बाकायदा काम शुरू हो गया, वहां पे मिस्त्री आके काम करने लगे, रिनोवेशन होने लग गया। मतलब आश्चर्य की बात है ये। बंगाल में जो हुआ है ना, आजादी के इतिहास में कभी आज तक कभी हुआ नहीं था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बलात्कारियों को बचाने के लिए लोग 7,000 आदमी एक साथ सड़क पे आ जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, मैं था सुप्रीम कोर्ट में। सिब्बल साहब ने बताया कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये बताइए पुलिस वहां से कैसे भाग गई रात को, जब कैंडल मार्च हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि 7,000 लोग आ गए थे। अरे भैया, हमारा हर हफ्ते कार्यक्रम होता है, हर सैटरडे संडे को मेरा देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होता है। मैं 2022 में 90 कार्यक्रम हुआ था, 2023 में 115 कार्यक्रम हुआ था, 2024 में तक 70 कार्यक्रम हो चुके हैं। 500, 700 या 1000 आदमी का ऑडिटोरियम होता है। उस ऑडिटोरियम को भरने के लिए आयोजकों को 15 दिन लगाना पड़ता है, तब जाके वो ऑडिटोरियम भर पाता है। मतलब 1000 आदमी इकट्ठा करने के लिए 15 दिन का टाइम लगता है। ऐसा वहां पे क्या हो गया
कि 7,000 लोग आ गए लाठी डंडे के साथ, बिना बुलाए, बिना किसी के भेजे। ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक बलात्कारियों को फांसी देने के लिए तो लोग 7,000 इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो फांसी देने के लिए मांग कर रहा हो उसको पीटने के लिए 7,000 आदमी आज तक कभी इकट्ठा ही नहीं हुआ है। वहां पे वो 7,000 की पूरा भीड़ आती है, जो लेडी डॉक्टर का हॉस्टल है वहां पे जाकर हमला होता है, जेंट्स जो डॉक्टर है उनके हॉस्टल पे हमला होता है, पूरे हॉस्पिटल में वो डंडा लेके घूमते हैं, पूरा मतलब पुलिस भाग रही है। आप कल्पना करिए। तो ये कोई न कोई तो है, कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी मछली है जिसको बचाया जा रहा है। उनको बचाने के लिए वो 7,000 आदमी आए, उनको बचाने के लिए वहां पे जहां पे रेप मर्डर हुआ उसका रेनोवेशन शुरू हो गया। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, कोई न कोई बहुत बड़ी चीज है। जहां तक वो जो हॉस्पिटल का मुखिया था उसको न सस्पेंड किया न टर्मिनेट किया, उसको ट्रांसफर करके दूसरे जगह और भेज दिया, उसको वहां का इंचार्ज बना दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं होता है। अगर वो संजय घोष नाम है, कुछ घोष नाम करके है उसका, मैं समझ में आता भाई ठीक है वो मुख्यमंत्री के परिवार का होता, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के परिवार का होता, सांसद का परिवार, लेकिन वो तो कुछ है ही नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है उसके पास, ऐसा वो क्या काम करता है जिसकी वजह से उसको इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है? ये तो जांच का विषय है। वहां के सारे एविडेंस खत्म हो चुके हैं। मैं तो पब्लिकली सीबीआई से मैंने कोर्ट में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जब तक उस समय हॉस्पिटल में जो लोग थे उनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग नहीं होगा, इस हॉस्पिटल के मुखिया जो घोष है उसका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग नहीं होगा, और जो 7,000 की भीड़ आई उसमें से 20-50 का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग नहीं होगा कि उनको भेजा किसने थे, क्यों आए थे, किसके कहने पे आए थे। तब तक सच नहीं तब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी तानाशाही पे हैं एकदम। भाई आप ऐसे देख लो कि जो आदमी ट्वीट कर रहा है उसी के ऊपर पुलिस उसको नोटिस भेज रही है, और सबसे आश्चर्य उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने कुछ कह दिया था, उनको भी नोटिस आ गया है। तो जिस पार्टी के सांसद को ही पुलिस नोटिस भेज रही है, तो अब इसको आप तानाशाही कह लीजिए या लोकतंत्र कह लीजिए, ये तो फैसला जनता कर ले। बिल्कुल। पुलिस कमिश्नर हैं इस वक्त गोयल साहब वहाँ पर, विनीत कुमार गोयल। उन ममता बनर्जी को बहुत खास है, उन पर पहले भी आरोप लगे और अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में फटकार भी पड़ी उनको। शिप्रा घोष मामला था 2013 का, उसमें 9 आरोपी थे। 2023 में फैसला आता है, 10 साल बाद 7 बरी हो जाते हैं, 2 को आजीवन कारावास की सजा होती है। विनीत गोयल को उसमें कोर्ट ने कहा था कि आपने सही तरीके से जांच नहीं की थी। वही विनीत गोयल फिर कर रहे हैं, अभी उनके ऊपर जिम्मेदारी है। पुलिस वालों के लिए भी ऐसा कानून होना चाहिए कि आपने गलत रिपोर्ट तैयार कर दी, गलत जांच कर दी, तो सजा आपको भी उतनी ही होगी। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में सबसे पहले तो ये 1861 का पुलिस एक्ट बदलना चाहिए। दुर्भाग्य है भारत का कि हम 2024 में भी 1861 वाला पुलिस एक्ट यूज कर रहे हैं। और चूंकि ये 1861 में अंग्रेजों ने जो पुलिस बनाई थी, पुलिस एक्ट बनाया था, वो पुलिस को अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया था, वो आज भी चल रहा है। तो जो पुलिस पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, आज की डेट में सत्ता के इशारे पे नाच रही है। पुलिस पूरी तरीके से सत्ता के गुलाम बन के रह चुकी है। सत्ता जो कहती है पुलिस उसी के हिसाब से काम करता है। अब सत्ता में अगर अच्छा आदमी आ गया तो पुलिस बुलडोजर चलाना शुरू कर देगी। सत्ता में अच्छा आदमी आ गया तो पता चला इस चौराहे पे छेड़छाड़ किया और अगले चौराहे पे पहुंचते पहुंचते गोली लग जाती है। यूपी में आज के लिए ही चल रहा है, बिल्कुल पूरा लंगड़ा अभियान चल रहा है। अगर आपने लड़कियों को छेड़ा कॉलेज के आसपास तो घर नहीं पहुंचोगे, उसके पहले पैर टूट जाएगा। तो यहाँ पे योगी जी वो काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारत में सबसे पहले एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड की जरूरत है, वन नेशन वन पुलिस कोड की जरूरत है। पुलिस की ड्यूटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए पुलिस चार्टर की जरूरत है। हवलदार क्या काम करेगा, कितने दिन में करेगा, थानेदार क्या काम करेगा, कितने दिन में करेगा, पेशकार कौन कौन सा काम करेगा, कितने दिन में करेगा, कप्तान कौन कौन सा काम करेगा, सबकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। सबकी ड्यूटी भी डिफाइन होनी चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरीके से डिफाइन होनी चाहिए, सबकी अकाउंटेबिलिटी भी डिफाइन होनी चाहिए, और जो अपनी ड्यूटी अकाउंटेबिलिटी न करे उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा ये भी एक डिफाइन होना चाहिए। इसलिए एक पुलिस चार्टर की जरूरत है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर की जरूरत है, क्योंकि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है। पुलिस व्यवस्था भी गुलामी वाली है, प्रशासनिक व्यवस्था भी गुलामी वाली है। और ऐसे एक जुडिशियल चार्टर भी चाहिए, जजों की मनमानी न चले, जज भी अकाउंटेबल हो, जज भी रिस्पॉन्सिबल हो, वो केवल तारीख पे तारीख न दें बल्कि जो फटाफट मुकदमों का डिसीजन दें, वो बहुत ज़रूरी है। तो भारत में कानूनों को जब तक कानून नहीं बदलेगा ना, मैं आपको कह देता हूँ, ये डॉक्टर बदलते रहेंगे,
बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि बीमारी दवाई से ठीक होती है। बिल्कुल। बंगाल से जुड़ा आखिरी सवाल। सीजीआई ने तमाम सवाल किए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सीजीआई ने पूछा 7,000 लोग कैसे पहुंच गए, 3 घंटे बाद बॉडी आपने कैसे दी। अगर सब आपको पहले से पता है तो आपको फिर चीज़ें लंबी क्यों खींचनी। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन फिर भी जब आपको सब कुछ सामने दिख रहा है तो फिर चीज़ें लंबी क्यों खींचनी। देखिए, जहां तक बात यह है कि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल केस को देखने की बजाय अगर वो संविधान की अपनी पावर को यूटिलाइज करे, आर्टिकल 142 की, तो भारत की 50% समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट ठीक कर सकता है। 50% समस्याओं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? निर्भया वाला कांड हो गया तो निर्भया पे शुरू हो गया, कलकत्ता वाला कांड हो गया, कलकत्ता पे शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। ये काम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर लेगा, हाई कोर्ट कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि भारत में वो अपनी शक्तियों का उपयोग करे। वैसे कायदे से ये काम पार्लियामेंट का था, सांसदों का काम है, विधायिका का काम है कि वो अपने प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाए। लेकिन चलो मान लिया कि भाई ये जो सांसद बनते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनपढ़ भी होते हैं, अनाड़ी भी होते हैं, इनको नहीं पता सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं इनको सब पता है। ये विदेश दौरा भी करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहते हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज तो बाकायदा हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कानून के एक्सपर्ट हैं। उनको ये पता है कि किस देश में शांति है, कौन सा अपराध नहीं है, तो किस कारण से नहीं। जैसे सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग नहीं होती, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है। अमेरिका में बलात्कार, जापान में बलात्कार बिल्कुल नहीं होता, न के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि क्यों नहीं होता। दुर्भाग्यवश आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विद इन ईयर के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से एक ही मांग करता हूं, आप हजार पेज का जजमेंट मत दीजिए, आप बाकी मुकदमे छोड़ दीजिए। आप एक हफ्ते के लिए एक बेंच बना दीजिए, 4-5 जजों की बेंच बना दीजिए, 3 जज की बेंच बना दीजिए। पूरे देश के अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, वर्तमान सॉलिसिटर जनरल, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, जितने आज के एडवोकेट जनरल हैं, जितने भूतपूर्व एडवोकेट जनरल हैं, जितने आज के जज हैं, जितने भूतपूर्व जज हैं, ठीक है, जितने आज के डीजीपी हैं, जितने भूतपूर्व डीजीपी हैं, जितने आज के चीफ सेक्रेटरी हैं, जितने भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं, सबसे आप एक बार ओपिनियन ले लीजिए कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल कैसे होगा, सबको 1 साल के अंदर न्याय कैसे मिलेगा। बड़े आराम से ओपिनियन आ जाएगी। मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूं कि आराम, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सभी मुकदमों का फैसला 1-1 साल के अंदर होगा। 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट का, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का। आज भारत में जो समस्याएं, उसमें से 80% समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 142 की पावर यूज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू करवा दे, और इतनी शक्ति है, तो मैं कह रहा हूं कि घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली बंद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विद इन ईयर लागू करवा दे, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, मुनाफाखोरी, ये बंद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विद इन ईयर लागू करा दे, सड़क पे अवैध निर्माण बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दे, ये माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, अलगाववाद खत्म हो जाएगा, कट्टरवाद खत्म हो जाएगा, जिहाद खत्म हो जाएगा, मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट केवल सारा काम छोड़े, केवल एक काम कर ले, और वो जस्टिस विद इन ईयर और करा सकता है। कैसे? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 142 की पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में पुलिस चार्टर लागू करवा सकता है। संविधान के आर्टिकल 142 की पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करवा सकता है। संविधान के 142 की पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में जुडिशियल चार्टर लागू करवा सकता है। जब तक पार्लियामेंट नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर को यूज करके भारत में नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग के लिए पूरी गाइडलाइन बना सकता है कि फला टाइप के क्राइम होंगे तो उसमें नार्को पॉलीग्राफ मैंडेटरी हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे अपनी पावर को यूज करके ये जो तो पूरा झूठ, फरेब, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, पर्जरी चल रही है ना, ये झूठे डॉक्यूमेंट बनाना, झूठी एफिडेविट देना, झूठी गवाही, इसको सीरियस क्राइम घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जैसे अमेरिका में सजा होती है, अमेरिका में क्या होता है, कंसेक्टिव सेंटेंस होता है, भारत में ज्यादातर कॉन्करेंट होता है। अंतर क्या है कि जैसे अमेरिका में मान लीजिए किसी ने 5 अपराध किया तो उसको 5 धाराओं में 5-5 साल की सजा हुई, 25 साल, तो अमेरिका में 25 साल होगी।
भारत में वही आदमी ने 5 धारा में अपराध किया और 5-5 साल की एक एक धारा में सजा है, तो टोटल 5 साल की सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट केवल इतना कर दे कि भैया अब भारत में कॉन्करेंट सजा नहीं होगी, कंसेक्टिव होगी, एक एक धारा की होगी, पहले एक धारा की सजा पूरी, फिर दूसरी धारा की सजा, फिर तीसरी धारा से, इतना सुप्रीम कोर्ट कर सकता। मेरी तो पीआईएल है इसके ऊपर। मैंने पुलिस रिफॉर्म पे पीआईएल किया, मैंने जुडिशियल रिफॉर्म पे पीआईएल किया, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे पीआईएल किया, मैंने जजों की संख्या बढ़ाने पे पीआईएल किया, मैंने इस पे क्या बोलते हैं नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए पीआईएल किया था। मैं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल इस बात को समझे, वो सब काम छोड़ दे, केवल इतना सुनिश्चित कर ले कि मेरे को जस्टिस विद इन ईयर कराना है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विद इन करा दे, न कलकत्ता में रेप जैसा कांड हुआ ऐसा होगा, न निर्भया जैसा कांड होगा, और भारत में शांति आएगी, ईमानदारों के लिए जीवन भारत में रहना आसान हो जाएगा। भारत से जो अच्छे लोग पलायन कर रहे हैं वो केवल इसलिए पलायन कर रहे हैं कि भारत में भ्रष्टाचार अपराध ज्यादा है। जस्टिस विद इन ईयर होते ही भ्रष्टाचार अपराध 80% खत्म हो जाएगा। ये जो जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते रहते हैं अपने सांसद विधायक बनने के लिए, क्यों घोलते हैं? क्योंकि घोलते हैं, उनको सजा ही नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट केवल इतना कर देगा, भैया एफआईआर 1 घंटे के अंदर होगा, जांच 1 महीने के अंदर पूरी होगी और फैसला 1 साल के अंदर आएगा। और ये तीनों काम सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 142 की पावर यूज करके कर सकता है। मैं आशा करता हूं, मैं बार बार हाथ जोड़ता रहता हूं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से, आज भी जोड़ रहा हूं। आप बाकी काम छोड़ दीजिए, 1000 पेज का जजमेंट मत दीजिए, हम कह रहे हैं 10 पेज का जजमेंट दे दीजिए, लेकिन भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करा दीजिए। बिल्कुल, जस्टिस की बात हो रही है तो फिर बांग्लादेश का जिक्र यहाँ पर आगे मैं करता हूँ। बांग्लादेश में क्या मान लिया जाए कि जो एक वक्त हिंदू 25-22% हुआ करते थे, वो 8 के नीचे आ गए हैं। बांग्लादेश निकल गया हिंदुओं के हाथ से, मतलब जो जो थे उनके ही हाथ से। देखिए, अफगानिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था। 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। बड़ा उन्होंने विकास किया, खूब उन्होंने तालाब बनवाए, खूब जो है कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, खूब किया ये सब। और 10 साल के बाद उनके खिलाफ ऐसा विद्रोह हुआ कि जैसे शेख हसीना भी भागी है ना बांग्लादेश से, ऐसे पंडित नंदराम टिक्कू भाग गए और वहां कंप्लीट शरिया लागू हो गया। ये जो अफगानिस्तान है, ये दुर्योधन का ननिहाल है, जहां से माता गांधारी आई थी। आज की डेट में अफगानिस्तान में न कोई शंकराचार्य बचा है, न मठ मंदिर बचा है, न कोई पंडा बचा है, न कोई पुजारी बचा है, न हिंदू बचा, न जैन, न बौद्ध, न सिख, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न दलित, सब खत्म। आइए पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब राजा भरत का ननिहाल कैकेयी है, जहां से माता कैकेयी आई थी। 1947 तक वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। अफगानिस्तान उसके पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान 1947 में भारत का हिस्सा था। 15 अगस्त के पहले तो हिस्सा ही था ना। बिल्कुल। वहां पे भी मुगलिया स्कूल खुले, नफरत शुरू हुई, नफरत की अलगाव आंधी इतनी तेज फैली कि उन्होंने कह दिया, हम भाई हम लोग तो पाक हैं, हम तो नापाक लोगों के साथ रहेंगे नहीं। नापाक का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख नापाक होता है। और स्थिति ये होगी, आडवाणी जी अपना सब कुछ छोड़ के वहां से भागे, जेठमलानी जी सब कुछ छोड़ के भागे, इंद्र कुमार गुजराल साहब सब कुछ छोड़ के भागे, मनमोहन सिंह जी सब कुछ छोड़ के भागे, मिल्खा सिंह सब कुछ छोड़ के भागे, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ के फादर सब कुछ छोड़ के भागे, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब सब कुछ छोड़ के भागे, सुनील दत्त के पिताजी अपना सुनील दत्त को लेके वहां सब कुछ छोड़ के भागे, प्रेम चोपड़ा का परिवार सब कुछ छोड़ के भागा, पृथ्वीराज कपूर सब कुछ छोड़ के भागे, गुलजार साहब सब कुछ छोड़ के भागे। जितने संपन्न लोग थे वो अपना सब कुछ वहीं छोड़ के भाग के आ गए। बड़ी बड़ी उनके पास हवेलियां थी, बड़े उनके फार्म हाउस थे। ये जो मैंने वो नाम लिए हैं जो बड़े लोग थे, बड़े लोग जो उस जमाने में किसी के पास कार हुआ करती थी। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे इनके पास उस जमाने में कार होती थी। सब कुछ छोड़ के भाग आए। कोई अंडरवियर पहन के भागा, कोई बनियान पहन के भागा, कोई तौलिया लपेट के भागा, कोई लुंगी लपेट के भागा, कुछ लेके नहीं भाग पाए। और देखते देखते जो बेचारे मिडिल क्लास वहां बचे, गरीब बचे थे, SC ST OBC बचे थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो पाकिस्तान से भी खत्म। बांग्लादेश, जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं, ये बांग्लादेश नहीं, ईस्ट बंगाल है। पहले पंजाब 2 था, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। ऐसे बंगाल 2 था, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे हिस्से में है, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। ऐसे पंजाब का ईस्ट पंजाब हमारे पास आया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया। उस जैसे हमारे वाले पंजाब में सिख रहते हैं, वैसे उस वाले पंजाब में भी सिख रहते थे, वेस्ट पंजाब में। आज के डेट में कोई सिख बचा नहीं हुआ, खत्म। ठीक है। ऐसे ही
वेस्ट बंगाल में जैसे आपको बंदोपाध्याय मिलेंगे, चट्टोपाध्याय मिलेंगे, मुखोपाध्याय मिलेंगे, बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, घोष, सेनगुप्ता सब मिलते हैं ना, ऐसे उस ईस्ट बंगाल में भी सब कुछ होते थे। मैं उपाध्याय हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। हमारे उपाध्याय, एक उपाध्याय एक्चुअली टाइटल है। जो लोग चटगांव गए बांग्लादेश में वो हो गए चट्टोपाध्याय, जो लोग बंदगांव गए वो हो गए बंदोपाध्याय, जो लोग मुख गांव गए हो गए मुखोपाध्याय, जो लोग गंगा सागर गए वो हो गए गंगोपाध्याय। बाद में अंग्रेजों के टाइम में बंदोपाध्याय बनर्जी हो गए, चट्टोपाध्याय चटर्जी हो गए, मुखोपाध्याय मुखर्जी हो गए, गंगोपाध्याय गांगुली हो गए, ऐसे हो गए। आज की डेट में हमारा वाला जो बंगाल है, इस वाले बंगाल में तो गांगुली हैं, चटर्जी हैं, बनर्जी हैं, मुखर्जी हैं, घोष हैं, सेनगुप्ता हैं, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं। उस वाले बंगाल का क्या हुआ? उस वाले बंगाल से कम होते 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 अभी कितने हो गए? 1.25 करोड़। बड़े प्लान्ड वे में आप जरा सोचिए, आंदोलन शुरू हुआ सत्ता के खिलाफ। जब सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और शेख हसीना वहां से भाग गई तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। अगर तख्ता पलट ही उद्देश्य था तो तख्ता पलट गया, सत्ता बदल गई, नए वाले प्रधानमंत्री आ गए यूनुस साहब, तो शांति हो जानी चाहिए थी। लेकिन वो शांति तो हुई नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर को तहस नहस किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू जो पिता है उसके सामने उसकी बेटी का बलात्कार हो रहा है, हिंदू जो पति है उसके सामने उसकी पत्नी का बलात्कार हो रहा है, हिंदू जो भाई है उसके सामने उसकी बहन का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। दुकान जला दिया, मकान जला दिया, खेत खलिहान जला दिया, गौशालाओं को कब्जा कर लिया, सब कुछ कब्जा कर लिया। अब उन्होंने टारगेट क्या लिया? दुकान मकान तो पहले ले लिए थे, अब वो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको जा जाके रिजाइन करवा रहे हैं। टीचरों को पीट के रिजाइन कर रहे हैं, जितने रीडर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको पीट पीट के रिजाइन करवा रहे हैं, जजों को धमकी दे दे के रिजाइन कर रहे हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो पहले रिजाइन कर चुके हैं, प्रधानमंत्री तो पहले चलो छोड़ के भाग के आ गई हैं। पुलिस में जो पुलिस हिंदू हैं, हिंदू जैन बौद्ध, उनको धमका धमका के उनसे इस्तीफा करवा रहे हैं। सेना में जो हिंदू जैन बौद्ध सिख उनसे इस्तीफा करवा रहे हैं। जितने थानेदार, हवलदार, तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान है हिंदू, उनसे रिजाइन करवा रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के अंदर दुकान मकान तो उनका पहले जल गया था, धंधा व्यापार तो पहले बंद हो गया था, शोरूम तो पहले लूट लिए थे। जो गवर्नमेंट जॉब में बचे हुए थे अगले 1 महीने के अंदर उनसे सबसे इस्तीफा करा लिया जाएगा। तो जब न मकान बचा, न दुकान बचा, न नौकरी बची, तो हिंदू वहां रहेगा कैसे? और सबसे बड़ी बात, हिंदू हैं वहां 1.25 करोड़। ये जो लूट मार कर रहे हैं कितने हैं? ये 15 के आसपास। 15 नहीं, सब पूरे बांग्लादेशी लूट मार थोड़ी कर रहे हैं। मुश्किल से 50 लाख। हाँ। मुश्किल से 50 लाख। सवाल ये बनता है कि बांग्लादेश के जो बाकी 20 लाख मुस्लिम्स हैं वो अपने पड़ोसी हिंदुओं को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कुछ लोग कहते हैं कि हर मजहब में 99% अच्छे लोग होते हैं, 1% बुरे होते हैं। तो मैं भी कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो मुस्लिम हैं उसमें 99% अच्छे हैं और 1% बुरे हैं। लेकिन जब वो 1% बुरे वाले मुस्लिम हिंदू जैन बौद्ध सिख को लूट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो वहां के 99% मुस्लिम अपना पड़ोसी का धर्म क्यों नहीं निभा रहे हैं? एक पड़ोसी के नाते वो आके क्यों नहीं खड़े हो जा रहे हैं? आप जहां हिंदू 100 घर रहता हो उसके बीच में एक घर अगर मुस्लिम रहता हो और मान लो 2-4 हिंदू आके वहां पे कुछ लूट मार करना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वहां हिंदू तुरंत खड़ा हो जाएगा, भैया इसकी कोई गलती नहीं, इसको क्यों लूट मार कर रहे हो? तुरंत विरोध कर देगा। आखिर जहां पे 99 घर हिंदुओं के होते हैं वहां एक घर मुस्लिम आराम से रहता है, अपना त्योहार मनाता है, अपनी ईद मनाता है, अगल बगल सेवैयां भी बांटता है, सब कुछ कर लेता है, कोई बिना उसको भय नहीं होता। लेकिन क्या कारण है कि जहां 50% भी मुस्लिम हो जाते हैं और हिंदू जैन बौद्ध सिख 50% हो जाते हैं तो उनको पलायन क्यों करना पड़ता है? ये इस सोच को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान आपके बॉर्डर पे है, पहले हाथ से निकल चुका। पाकिस्तान आपके बॉर्डर पे है, पहले आपका हिस्सा था, भारत का हिस्सा था, निकल गया। बांग्लादेश आपका भारत का हिस्सा था, निकल गया। अब आपका बचा है नेपाल। नेपाल के बॉर्डर पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। म्यांमार की बॉर्डर की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर के जितने देश हैं उसमें एक चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना भी दुश्मनी है हमारा, तो एक तरीके से हम पूरी तरीके से घिर चुके हैं। और अंदर आके देखिए तो भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं।
जिलों के हिसाब से देखिए तो 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से देखिए तो 6000 तहसील में से 1500 तहसील में खत्म हो चुके हैं। और ये हिंदू जिस दिन कम हुआ, ये संविधान खत्म हो जाएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये संविधान मतलब समान विधान तब तक चल रहा है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्योंकि कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया अपने फैसले में कि भाई जो गैर मुस्लिम है उनको भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इतने कहा था, पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक हो गया। सुप्रीम कोर्ट में पूरी तोड़फाड़ हुई है कि तुम ये कैसे कह रहे हो कि सब एक समान है और गैर मुस्लिम को भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ है। भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत में लोकतंत्र चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत की सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि सेना में हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत के नौकरशाह सत्ता के खिलाफ साजिश नहीं करते क्योंकि नौकरशाही में हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत में अराजकता नहीं है, शांति है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत में सेकुलरिज्म चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत में गांधीवाद भी जिंदा है, हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत में समाजवाद चल रहा है, अंबेडकरवाद चल रहा है या नेहरूवाद चल रहा है या गांधीवाद चल रहा है, जितने वाद चल रहे हैं, या राष्ट्रवाद चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। इसलिए संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को इस बात को समझना चाहिए कि सनातन धर्म को मजबूत करें। जिस दिन खत्म तो आप देख लीजिए कैसे बंगाल में ढूंढ ढूंढ के रिजाइन करवाया जा रहा है, जजों को रिजाइन करवाया जा रहा है। ठीक है, कलेक्टर कप्तान रिजाइन कर रहे हैं, और किस आधार पे? मजहब के आधार पे। तो एक बहुत बड़ा एक झूठ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल, पूरी दुनिया में जो झगड़ा है वो मजहब का ही चल रहा है। मजहब का ही है। मजहब ही बैर सिखाता है, मजहब ही नफरत सिखाता है। मजहब वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाता। मजहब नारी तू नारायणी नहीं सिखाता। मजहब सर्व मंगल मांगल्य नहीं सिखाता। मजहब यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता नहीं सिखाता। मजहब सबका कल्याण नहीं सिखाता। मजहब सबका साथ सबका विकास नहीं सिखाता। ये सनातन धर्म में ही है। इसलिए सनातन धर्म और मजहब के अंतर को समझिए और सनातन धर्म को मजबूत करिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां 15-20 साल के बाद माफ नहीं करेंगी। जो 1947 में हुआ था वही बात 1990 में कश्मीर में हुआ, वही 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है। और अगर अभी भी हम नहीं समझे, अभी अगर वो जो 3 मानसिक बीमारी है ना, नार्सिज्म, मेगलोमानिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम, इन 3 बीमारियों से हमारे नेता भी ग्रसित हैं, अभिनेता भी ग्रसित हैं, क्या बोलते हैं आपके पत्रकार, कलमकार, लेखक, बुद्धिजीवी और जज भी इन 3 बीमारियों से पीड़ित हैं। ये 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, नार्सिज्म, मेगलोमानिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। इस बीमारियों का अपना इलाज करा लें, जज भी अपना इलाज कराएं, सांसद, विधायक, मंत्री भी इलाज कराएं, नहीं तो जो 1947 में हुआ था वो सब 2047 में होगा। बिल्कुल, मैं कहीं पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पर चल रहा था ये, कि बांग्लादेश हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर, जीडीपी बढ़ रही थी शानदार तरीके से, खुशहाली में चल रहा था। उनकी खेल की टीमें भी अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कर रही थे, उनके अलग अलग शोज भी अच्छा कर रहे थे, शायरियों में भी आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक से याद आया हम तो कट्टरपंथी हैं। अच्छा हुआ आपने सवाल, ये अच्छा सवाल पूछा। देखिए अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश अगले 6 महीने के अंदर क्या होगा। उन्होंने फतवा जारी कर दिया, कोई दाढ़ी नहीं बनवाएगा, तो सबकी दाढ़ी बड़ी हो जाएगी। अब जब दाढ़ी नहीं बनवाएंगे तो कम से कम 2 से 3 लाख नाई बेरोजगार हो जाएंगे। भाई उनकी दुकान पे बैठ जाएगा कौन? जब बाल कटवाना नहीं, दाढ़ी नहीं बनवाना, तो फिर नाई की दुकान चलेगी किससे? उन्होंने फतवा जारी कर दिया है कि अब महिलाएं मेकअप नहीं करेंगी, तो कम से कम 20-30 हजार के आसपास वहां ब्यूटी पार्लर भी चल रहे होंगे, 50,000 ब्यूटी पार्लर चल रहे होंगे। तो ब्यूटी पार्लर में जो काम करने वाली महिलाएं वो बेरोजगार हो जाएंगी। उन्होंने फतवा जारी कर दिया है कि संगीत सुनना हराम है, तो जितने बैंड मास्टर हैं, ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले हैं, जो गाने बजाने वाले हैं, वो बेरोजगार। और जब संगीत हराम हो गया तो ढोलक बनाने वाले, हारमोनियम बनाने वाले, तबला बनाने वाले, झांझ बनाने वाले, वो खरीदेगा कोई नहीं, खरीदेगा नहीं तो बेचेंगे किसको? उनका भी काम धाम ठप पड़ गया। अभी बहुत बड़ी पैमाने पे वहां पे मतलब अराजकता फैलने वाली है, बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैलने वाली है, बहुत बड़े पैमाने पर भूखमरी फैलने वाली है। अफगानिस्तान में बेरोजगारी फैली कैसे? क्योंकि सबका काम ही बंद हो गया। न दाढ़ी बना सकते हैं तो नाई का दुकान खत्म, कपड़ा जो है डिजाइनर पहन नहीं सकते, तो बहुत सारे लोग जो है ये फैशनेबल कपड़े उपड़े बनाते हैं, छोटे स्लीवलेस कपड़े, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, ये वो, उनका भी काम बंद हो गया।
जब आपने फिक्स कर लिया कि भाई आपको महिलाओं को ये कपड़ा पहनना है और जेंट्स को ये कपड़ा पहनना है, तो उसके अलावा कोई कपड़ा बनेगा नहीं। और एक ही आदमी कपड़ा पहन पहन के बोर हो जाता है। ज्यादा आदमी कपड़ा तब कैसे पहनता है? तब पहनता है जब थोड़ा अच्छा ये नया फैशन है, ये नया फैशन है, ये नया फैशन है, वो खरीदता है। जब वो खरीदता है तो कोई बेचता है, जब बेचता है तो उसको व्यापार बढ़ता है, उसकी बिजनेस बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है। हिंदुस्तान में इकोनॉमी बढ़ने का कारण क्या है? सबको यहाँ पे अपनी पसंद से भोजन करने की आज़ादी, सबको अपनी पसंद से कपड़ा पहनने की आज़ादी, सबको अपनी पसंद से सीरियल देखने की आज़ादी, सबको अपनी पसंद से घूमने की आज़ादी, टहलने की आज़ादी, मेकअप की आज़ादी, बाल कटवाने की आज़ादी, सबकी आज़ादी है। तो जब जितनी ज़्यादा आज़ादी होती है उतना ज़्यादा रोजगार के साधन बढ़ते हैं। जब आपने फिक्स कर दिया कि कोई फिल्म नहीं देखेगा, फिल्म देखना हराम है, तो बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो बांग्लादेश की जो फिल्म इंडस्ट्री, वो कहाँ जाएगी? और जब बांग्लादेश में फिल्म बनना बंद हो जाएगी तो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर कहाँ जाएंगे, उनके प्रोड्यूसर कहाँ जाएंगे, उनके हीरो कहाँ जाएंगे, उनकी हीरोइन कहाँ जाएगी, उनका कैमरामैन कहाँ जाएगा, सपोर्टिंग स्टाफ कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टाफ कहाँ जाएगा? जब फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो हजारों ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई तो जो ये कैमरा वैमरा बनाने वाले काम थे वो सारे खत्म। तो बांग्लादेश में अभी अगले 6 महीने के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं, केवल इस चरमपंथ के कारण, किस इस कट्टरता के कारण। जैसे अफगानिस्तान में लोग बदहाल हैं, लोग किडनी बेच रहे हैं पैसे के लिए, ये हालत बांग्लादेश में भी होने वाली है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, 1 करोड़ बेरोजगारी अगर हो रही है तो उसमें से कम 30 लाख तो भारत आने की तैयारी में होंगे। भारत को क्या व्यवस्था करनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है, भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए रहते हैं। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने 2017 में आंकड़े दिए थे, कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं। उनकी जनसंख्या अब संख्या बल्कि 5.5 करोड़ हो चुकी है। सरकार को तत्काल बांग्लादेश की सरकार से बात करना चाहिए, जैसे वो समझें वैसे समझाना चाहिए। अगर वो गांधी जी की भाषा समझें तो गांधी जी की भाषा में समझाना चाहिए, इजराइल की भाषा समझें तो इजराइल की भाषा में समझाना चाहिए। भारत इतना सक्षम है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को उनकी जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में समझा सकता है। बिल्कुल। ये जो 5-5.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, इनको वापस भेज देना चाहिए। वहां से जो 1.25 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, हिंदू जैन बौद्ध सिख, उनको ले लेना चाहिए, लेके उनको सम्मान के साथ, क्योंकि अगर भारत नहीं लेगा तो खत्म हो जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला हाल, जैसे अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, जैसे बांग्लादेश में भी खत्म हो जाएंगे, जैसे मालदीव में खत्म हो गए, जैसे कश्मीर में खत्म हो गए, ऐसे बांग्लादेश में खत्म हो जाएंगे। वो एक एक कर जित तेजी के साथ वो घरों पे कब्जा कर रहे हैं, मकान लूट रहे हैं, दुकान लूट रहे हैं, खेत लूट रहे हैं, खलिहान लूट रहे हैं, शोरूम लूट रहे हैं, सब कुछ तो करते जा रहे हैं। और फिर जिस जघन्य तरीके से वो बलात्कार कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, वो बेचारे वो किसी लायक नहीं बचे हैं। और अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान नहीं खड़ा होगा तो अमेरिका थोड़ी खड़ा होगा। बिल्कुल। अगर वहां के हिंदुओं के साथ, भाई नेपाल की इतनी क्षमता नहीं को खड़ा हो सके, नेपाल में भी हिंदू हैं पर्याप्त, लेकिन वो उसकी उतनी क्षमता, वो इतना मजबूत नहीं है। मजबूत भारत है। तो भारत को अपनी मजबूती दिखाने का समय है। मेरा यही मानना है, 5.5 करोड़ भेजो, 1.5 करोड़ वहां से ले लो, उनको प्रॉपरली बसा दिया जाए, वो यहां रहेंगे। हम कहते हैं गरीबी में रहेंगे, अरे इज्जत के साथ तो रहेंगे, उनके ऊपर कोई तलवार तो नहीं लटकेगी। बेचारे रात रात भर वो जाग रहे हैं, उनके सामने माँ बच्चे के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है, कम से कम उससे तो बचेंगे। और मेरा ये मानना है कि अब बांग्लादेश को सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार काम करना चाहिए। बांग्लादेश से कोई रियायत की जरूरत नहीं है। कि रियायत की जरूरत इसलिए नहीं है कि वहां पे वो जो 50 लाख या 1 करोड़ जमाती जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं के पीछे पड़े हुए हैं, वहां के अच्छे लोग सामने नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हिंदुस्तान को ही सामने आना पड़ेगा। मैं तो कई बार सोचता हूं कि अगर बांग्लादेश में 100 यहूदियों को जमाती मार देते तो इजराइल क्या करता? अगर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां हो रहा है, हत्या बलात्कार सब कुछ हो रहा है, अगर वहां के ईसाइयों के साथ होता तो अमेरिका क्या करता, रूस क्या करता? हमें वही काम करना चाहिए जो इजराइल करता, हमें वही काम करना चाहिए जो रूस करता या अमेरिका करता। हम इतने सक्षम हैं, हमें उसको करना चाहिए। बिल्कुल।
तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, जिन्होंने बाकायदा भारत के कानूनों को लेकर, भारत में और क्या कानून होने चाहिए, किस तरीके से कठोर कानून और कठोर सजा होनी चाहिए जिसकी वजह से रेप, बलात्कार, हत्या जैसी जो असामाजिक चीज़ें हैं वो रुकें। इसके अलावा बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर भारत सरकार को क्या करना चाहिए और किस तरीके से हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। अश्विनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।